हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं एमजे और जैसे कि देख रहे हैं हमारे जो प्लांट है वो बहुत खूबसूरत हो रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यहाँ पे देखिए, एक चुपके से एक हाथ हमारे प्लांट के लीव्स खा रहा है। और ये है अपने बंदर, कैसे छुप के अंदर से वो ऐसा समझ रहा है कि उसको कोई देख नहीं रहा, लेकिन देखो भाग रहा है ये। तो ये दिक्कत तो हमेशा मेरे साथ रहने ही वाली है, भले मैं नेट या कुछ भी डाल दूं। देखो कैसे जाएगा, ये अंदर हाथ डाला और प्लांट के लीव्स खींच लिए और खा रहा है आराम से बैठ के। अब रखूँ तो कहाँ रखूँ मैं प्लांट? मैंने थोड़ा सा आगे ही रखा है, लेकिन फिर भी क्या करें, देखते हैं। अब ये प्लांट मुझे और थोड़ा सा आगे लेना पड़ेगा। देखो ए हाथ जा भी नहीं रहा, लेकिन फिर भी जबरदस्ती हाथ अंदर घुसा रहा है। देखो कैसे लीव को नोच रहा है वो। अब लीव्स ही इतनी अच्छी कंडीशन के है कि बंदर को मज़ा आ जाती है लीव्स खाने में। चलो कोई बात नहीं, ये चीज़ की तो मुझे आदत है। अब हम बात करेंगे हमारे प्लांट से रिलेटेड, यानी कि अगर हमारे प्लांट कुछ ये हिसाब से फ्लावरिंग बड करना शुरू कर लेते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, क्लाइमेट। मैं हमेशा क्लाइमेट के बारे में आपके साथ शेयर करता हूँ कि क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। अब जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं अपने पौधे के अंदर 15 दिसंबर से फ्लावरिंग लेना शुरू करूँगा। अगर मुझे 15 दिसंबर से फ्लावरिंग लेना शुरू करना है तो मुझे कम से कम एक हफ्ते पहले से प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन में चेंजेस लाना पड़ेगा। जी हाँ, तो मैं फर्टिलाइज़र में चेंजेस लाऊंगा, यानी कि फर्टिलाइज़र में ऐसा चेंजेस लाऊंगा जिसकी वजह से प्लांट अपने फ्लावरिंग्स पे ज़्यादा फोकस करे। मैं सोच रहा हूँ कि ये बंदर को हटा दूँ, नहीं तो ये प्लांट को गिरा देगा। तो 2-4 लीव्स के चक्कर में ये पूरे मेरे प्लांट को हिला देगा, ख़राब कर देगा। तो वैसे अभी ये बंदर भाग गया है तो प्लांट अभी बच गया है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो जिस हिसाब से मेरे यहाँ जो क्लाइमेटिक कंडीशन चल रही है, इसीलिए मैं 15 दिसंबर से फ्लावरिंग लेना शुरू करूँगा। क्योंकि मेरे यहाँ जो क्लाइमेटिक कंडीशन 15 दिसंबर से शुरू होगी वो थोड़ी सी ठंडी शुरू होगी, यानी कि 28 डिग्री 27 डिग्री दिन का टेम्परेचर रहेगा, रात का टेम्परेचर अराउंड 16 डिग्री के आसपास रहेगा। तो ये मेरे यहाँ ये लास्ट का टेम्परेचर रहेगा, इससे ज़्यादा मेरे यहाँ ठंडा नहीं जाएगा। तो मेरे लिए ये जो टेम्परेचर है बेस्ट टेम्परेचर रहेगा फ्लावरिंग्स के लिए। लेकिन बहुत जगहों पे ऐसा भी है कि दिसंबर में प्लांट डोरमेंट हो जाते हैं। डोरमेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि दिसंबर में वहाँ पे सर्दियाँ बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, माइनस में भी टेम्परेचर कभी कभार चला जाता है और 3 डिग्री 4 डिग्री के आसपास टेम्परेचर आ जाता है। तो ऐसे टेम्परेचर में आपका प्लांट होगा डोरमेंट, तो उसमें आपको कुछ भी करने की एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है। प्लांट को डोरमेंट होने दीजिए और जैसे ही ठंड कम होगी तो आपका प्लांट अपने आप ही शूट्स निकालना शुरू कर देगा और फ्लावरिंग्स देगा। तो मेरे यहाँ ऐसा तो केस होगा नहीं। तो मेरे यहाँ तो ये जो सीज़न होगी ये सीज़न होगी फ्लावरिंग की, तो मुझे फ्लावरिंग पे फोकस करना है। लेकिन ये सीज़न के दरमियान एक और भी चीज़ हमारे प्लांट के ऊपर हमें देखने को मिलेगी। वो चीज़ होगी क्लाइमेटिक कंडीशन में सनलाइट की कमी। आपके प्लांट को सनलाइट की कमी क्रिएट होगी। कैसे सनलाइट की कमी क्रिएट होगी? देखिए, जनरली मेरे यहाँ जो दिसंबर का टाइम रहता है तब क्लाउडी क्लाइमेट रहता है। क्लाउडी क्लाइमेट में सनलाइट बहुत कम आती है। तो ऐसे में हमें 2 चीज़ों का ध्यान देना है। 2 चीज़ यही है कि जैसे ही प्लांट को सनलाइट की रिक्वायरमेंट कम होती है तो फर्टिलाइज़र में चेंजेस ये करना है कि हमें हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स उसको देना कम कर देना है या तो रोक देना है। डिपेंड करता है आपके प्लांट को सनलाइट कितनी मिलती है। अगर आपके प्लांट को सनलाइट नॉर्मल सी मिलती है तो रोकना नहीं है, उसको थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू करिए। लेकिन अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा धुंध है, सनलाइट बहुत कम आ रही है, तो ऐसे में आपको नाइट्रेट बेस्ड फर्टिलाइज़र टोटली रोक देना है, यानी कि नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र टोटली रोक देना है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपको पीजीआर का इस्तेमाल करना है। कौन सा पीजीआर? सीवीड बेस्ड पीजीआर। कोई भी अच्छा सा सीवीड बेस्ड पीजीआर लीजिए और उसका स्प्रे करिए। अब सीवीड बेस्ड पीजीआर में मैं यूज़ करूँगा बायोवीटा। अब जैसे कि मैंने अभी बताया, मेरे यहाँ जो टेम्परेचर अभी क्लाइमेट क्रिएट होगा जहाँ पे सनलाइट की थोड़ी सी कमी होगी, थोड़ा सा क्लाउडी क्लाइमेट होगा, तो ऐसे में मैं चेंजेस करना मेरे लिए ज़रूरी बन जाएगा। उसमें से सबसे पहला चेंजेस होगा
वो है पीजीआर का यूज़ करना, वो है बायोवीटा। बायोवीटा में सीवीड होता है। सीवीड बेसिकली प्लांट को लो सनलाइट में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करने में मदद करता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को अच्छी तरह परफॉर्म करने के लिए प्लांट को एक अच्छी खासी सनलाइट की क्वांटिटी चाहिए, लेकिन अगर ऐसी कंडीशंस क्रिएट होती है जहाँ पे सनलाइट की कमी हो, तो ऐसे में हमें सीवीड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है, जो मैं बायोवीटा के नाम से यूज़ करता हूँ, जिससे प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी बनती रहेगी, प्लांट अपने न्यूट्रिएंट्स का स्टोरेज करता रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे ही अपने प्लांट के ऊपर सनलाइट की कमी होगी तो एक्सेस नाइट्रोजन जो रहेगा प्लांट के अंदर, जो प्लांट के पत्ते को हरा भरा करता है और प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है, वो नाइट्रोजन का स्टोरेज क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। प्लांट वो स्टोरेज अपने पत्तों के अंदर करेगा, अपने नोड एरियाज़ के अंदर करेगा। तो ऐसे में हमें ज़्यादा नाइट्रोजन नहीं देना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा नाइट्रोजन देंगे तो आपके प्लांट के अंदर हो जाएंगे थ्रिप्स, माइट्स या तो कोई भी दूसरी बीमारी हो सकती है जिसकी वजह से आपका प्लांट बीमार हो सकता है। तो सबसे पहले तो जो भी नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र है, जैसे कि 1261 हुआ, 171027 हुआ, जो मैंने आपको पहले सजेस्ट किए थे, वो फर्टिलाइज़र में मैं चेंजेस करूँगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे ही मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि प्लांट को अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट ठीक से नहीं कर पाता, प्लांट को अगर ठीक से सनलाइट नहीं मिल पाती, तो प्लांट सीधा फोकस करेगा अपने फ्लावरिंग्स को डेवलप करने में। तो हमें ऐसा फर्टिलाइज़र प्लांट को प्रोवाइड करना है जिसकी वजह से प्लांट अपने अच्छे खासे बड़े फ्लावर्स डेवलप करे, अच्छी क्वालिटी के फ्लावर्स डेवलप करे। तो ये 3 बेसिक चीज़ों पे हमें काम करना है जैसे ही आपके यहाँ कुछ ऐसे क्लाइमेटिक चेंजेस होना शुरू हो जाए। तो मेरे यहाँ अभी ये सारे क्लाइमेटिक चेंजेस धीरे धीरे होना शुरू हो जाएंगे, तो पहले से ही मैं ये सारा चेंजेस करना शुरू कर दूंगा। अब आप बोलोगे सर आपने लास्ट वीडियो में बताया था मैग्नीशियम और माइक्रोन्यूट्रिएंट, क्या वो देना है? बिल्कुल देना है। ये जो सीज़न होती है या जहाँ पे सनलाइट प्लांट को कम मिलती है, वहाँ पे आपको प्लांट को मैग्नीशियम देना ही देना होगा, क्योंकि प्लांट को फोटोसिंथेसिस प्लांट 100% तो रोक नहीं देगा, प्लांट अपने अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस थोड़ा स्लो कर देगा, तो प्लांट को थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। और मैग्नीशियम एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट को हेल्प करता है, तो मैग्नीशियम को आपको देना ही होगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी आप 15 दिन में एक बार स्प्रे जरूर कर लीजिए, और मैग्नीशियम सल्फेट का भी एक बार स्प्रे जरूर कर लीजिए, ताकि आपका जो प्लांट के लीव्स है वो थोड़े लो टेम्परेचर में भी हरे भरे बने रहे। ये चीज़ आपको करनी होगी जो मैं आगे करने वाला हूँ। अब फर्टिलाइज़र की बात करता हूँ, जो बायोवीटा सबसे पहले मैंने आपको सजेस्ट किया है। बायोवीटा हमें कितना देना है? देखिए, बायोवीटा में 1 ml लूँगा, 1 लीटर पानी में मिक्स करके इसका स्प्रे करूँगा। इसका स्प्रे कितने टाइम पे करूँगा? देखिए, ये डिपेंड होगा मेरे यहाँ जो सनलाइट है वो सनलाइट कितनी डीम आ रही है। अगर मेरे यहाँ सनलाइट लगातार 7 दिन या 15 दिन या तो 20 दिन ठीक से नहीं आ रही है, तो मैं हफ्ते में 1 बार या तो 2 बार भी इसका स्प्रे कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे यहाँ जो सनलाइट है वो सनलाइट अराउंड थोड़ी सी नॉर्मल आ रही है, जैसे कि अभी जो सनलाइट देख रहे हो ऐसी नॉर्मल सनलाइट आ रही है, और कभी कभार बीच बीच में बादल आ जाते हैं, तो मैं हफ्ते में 1 बार या तो 10 दिन में 1 बार स्प्रे करूँगा। तो बायोवीटा का स्प्रे में क्लाइमेटिक कंडीशंस को देख के स्प्रे करूँगा। अगर सीवियर लो कंडीशंस है सनलाइट की, तो मैं हफ्ते में 1 बार या 2 बार भी स्प्रे कर सकता हूँ। तो ये हिसाब से मैं बायोवीटा का स्प्रे करूँगा, ताकि प्लांट को फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करने में हेल्पफुल रहे। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्लांट को हमें न्यूट्रिएंट्स कौन सा देना है। जैसे कि मैंने बताया, देखिए ये ग्रिल को खींच रहा है, जैसे कि ये ग्रिल निकल जाएगी इससे, ये इजीली ये जाली नहीं निकलेगी, इसको पता नहीं है। चलो इसको छोड़ते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि जो हमारे प्लांट की जैसे ही ये क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे ही चेंज होती है, तो हमारे प्लांट फ्लावरिंग्स पे ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे ये टाइम के दरमियान। तो हमें फ्लावरिंग बेस्ड फर्टिलाइज़र देना है। फर्टिलाइज़र में सबसे पहले तो सिलेक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ख़ास करके क्लाइमेट को देखना भी ज़रूरी है। मेरे यहाँ ठंडा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होगा, यानी कि मेरे प्लांट को तो जो सनलाइट मिलनी है वो सनलाइट तो मिलेगी ही, जो नॉर्मल सनलाइट है, जो दूसरी जो नॉर्थ इंडिया साइड में जो सनलाइट मिलती है, ऐसी सनलाइट तो मेरे प्लांट को नहीं मिलेगी, उससे ज़्यादा सनलाइट मिलेगी। तो इसीलिए मैं नाइट्रोजन का यूज़ करूँगा। लेकिन अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और बहुत ज़्यादा क्लाइमेट ठंडा हो रहा है और सनलाइट
नहीं आ रही है तो नाइट्रोजन का यूज़ जितना कम हो सके उतना कीजिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं 17-10-27 तो यूज़ करूँगा, 12-61 भी यूज़ करूँगा, 0-52-34 यूज़ करूँगा, 0-0-50 यूज़ करूँगा, यानी कि 4 फर्टिलाइज़र यूज़ करूँगा। लेकिन कैसे यूज़ करूँगा, देखिए जो 12-61 और 17-10-27 है उसको मैं ऑल्टरनेटली यूज़ करता रहूँगा। जैसे कि एक हफ्ता मैंने 12-61 यूज़ किया, दूसरा हफ्ता मैंने 17-10-27 यूज़ किया, तो 15 दिन में तो एवरेज हम देख लेंगे। तो 15 दिन में एक बार हमने 12-61 यूज़ कर लिया, 15 दिन में एक बार हमने 17-10-27 यूज़ कर लिया। तो मेरे यहाँ जो क्लाइमेटिक कंडीशन कुछ ये हिसाब से ओपन सनलाइट आ रही है, अच्छी खासी आ रही है, तो मैं ये फर्टिलाइज़र ऐसे ऑल्टरनेटली यूज़ करूँगा। अब आपकी बात करते हैं कि अगर आपके यहाँ सनलाइट अच्छी तरह नहीं आ रही है, ओपन एकदम सनलाइट नहीं आ रही है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 17-10-27 ये कंडीशन में बिल्कुल भी यूज़ मत करिए। 12-61 यूज़ कर सकते हैं, वो भी 15 दिन में एक बार। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, देखिए ये फिर से आ गया, इसको चैन नहीं पड़ेगी जब तक ये खाएगा नहीं ना, तब तक इसको चैन नहीं पड़ेगी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि फ्लावरिंग बेस फर्टिलाइज़र पे काम करना है। फ्लावरिंग बेस फर्टिलाइज़र में मैं 0-52-34 और 0-0-50 ये 2 फर्टिलाइज़र पे मैं काम करूँगा। 0-52-34 और 0-0-50 ये 2 फर्टिलाइज़र मेरे वीकली बेसिस पे चलेंगे। अब जैसे कि एक बार संडे के दिन मैंने 12-61 या तो 17-10-27 यूज़ कर लिया, बाद में 2 दिन का गैप ले लूँगा, वेडनेसडे के दिन मैं 0-52-34 यूज़ कर लूँगा, 1-2 दिन का गैप ले लिया मैंने, फ्राइडे के दिन मैंने 0-0-50 यूज़ कर लिया। ऐसे में मेरा फर्टिलाइजेशन शेड्यूल चलता रहेगा लगातार ये फुल विंटर्स तक। अराउंड 15 जनवरी या तो 30 जनवरी तक ये मेरा शेड्यूल कंटिन्यूस चलता रहेगा। अगर बीच बीच में अगर मेरे यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी क्रिएट हुई, क्या है क्या नहीं, वो मुझे पता नहीं है। अगर कोई सीवियर चेंजेस हुए तभी मैं फर्टिलाइज़र में चेंजेस करूँगा। तो ये हिसाब से मेरे फ्लावरिंग फर्टिलाइज़र चलेंगे, क्योंकि बेसिकली ये टाइम पे हमारे प्लांट को चाहिए मैक्सिमम पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो सिर्फ फ्लावरिंग्स पे फोकस नहीं करता, वो प्लांट की हेल्थ पे भी फोकस करता है, प्लांट की इम्यूनिटी भी फोकस करता है, प्लांट को डोरमेंट होने से वो रोकेगा, प्लांट को मैक्सिमम शूट्स यानी कि फ्लावरिंग बर्ड्स प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करेगा। तो पोटेशियम ये टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस और 0-52-34 में भी पोटेशियम होता है। फॉस्फोरस ये टाइम पे ज़रूरी है, क्योंकि फॉस्फोरस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फॉस्फोरस से प्लांट की जो फ्लावरिंग स्टिक होती है, ये जो फ्लावरिंग स्टिक होती है वो थोड़ी सी हेल्दी और मोटी रहेगी, जिससे प्लांट अपने फ्लावर्स को अच्छी तरह पकड़ के रख सकता है। तो 0-52-34 और 0-0-50 ये 2 फर्टिलाइज़र मेरे वीकली बेसिस पे चलेंगे। फर्टिलाइज़र की क्वांटिटी कितनी, बस 1 से 1.5 ग्राम, बड़ा प्लांट हुआ तो 1.5 ग्राम, छोटा प्लांट हुआ तो 1 ग्राम, ये हिसाब से मेरा चलेगा। 12-61 और 17-10-27 में भी सेम क्वांटिटी 1 ग्राम, और बड़ा प्लांट हुआ तो 1.5 ग्राम, उससे ज़्यादा हमें फर्टिलाइज़र नहीं देना है। बायोवीटा का स्प्रे का भी मैंने आपको बता दिया। मैग्नीशियम और माइक्रोन्यूट्रिएंट जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वो हिसाब से इसका स्प्रे कंटिन्यू रहेगा। अब बात आएगी एसिडिक वाटर। बिल्कुल, मैंने पिछली जो स्टार्टिंग की वीडियोस थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि मैं हर बार नहीं बताऊंगा, एसिडिक वाटर तो चाहिए ही चाहिए, हफ्ते में 1 बार 2 बार पानी ज़रूर देना है। अब जहाँ तक पानी की बात आ जाती है फ्रेंड्स, तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि जितना क्लाइमेट ठंडा होगा प्लांट की वाटर रिक्वायरमेंट भी उतनी कम हो जाएगी। तो प्लीज़ वाटरिंग पे खास ध्यान दीजिए। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा ठंड है, प्लांट ज़्यादा पानी उठा नहीं रहा है, तो ज़्यादा वाटरिंग मत करिएगा। मैं खास कोकोपीट वाले ग्रोवर्स को बोल रहा हूँ कि ज़्यादा वाटरिंग मत करिएगा। आप प्लांट को चेक करिए, अगर आपको लगता है अपर सरफेस है वो हल्की हल्की ड्राई हो चुकी है, तभी आप वाटरिंग करिए। इससे आपके प्लांट के रूट सिस्टम हेल्दी रहेंगे। तो ये हिसाब से कुछ चेंजेस है जो मैं करने वाला हूँ, और फर्टिलाइज़र में चेंजेस क्लाइमेटिक के अकॉर्डिंग में करने वाला हूँ। तो अगर आपके यहाँ भी कुछ ऐसा ही क्लाइमेटिक कंडीशंस बन रहा है तो प्लीज़ ये वीडियो के टिप्स को फॉलो कीजिए। और जैसे कि मैंने बताया, अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड भी हो रही है तो उसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। 0-52-34 0-0-50 चल रहा है तो उसको चलने दीजिए। नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र को थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लाइमेटिक कंडीशन को देख के ही परफॉर्म करनी है। अब बात आएगी जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, खास करके नॉर्थ इंडिया में, तो कुछ भी मत करिए, प्लांट को डोरमेंट होने दीजिए, क्योंकि उसका यही एक इलाज है। आप कुछ भी मत करिए, फंगीसाइड वगैरह स्प्रे ज़रूर करिए अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, और प्लांट को डोरमेंट होने दीजिए।
और जो नॉर्थ इंडिया साइड के जो रोजेरियंस है उनकी सलाह ज़रूर लीजिए, उनके कांटेक्ट में ज़रूर रहिए ताकि आपको अच्छी गाइडेंस मिल सके, क्योंकि मैं आपको उतनी अच्छी तरह नहीं बताऊंगा जो नॉर्थ इंडिया साइड के जो रोजेरियंस आपको बता पाएंगे, क्योंकि उन्होंने वो क्लाइमेट में जिया है, उन्होंने वो क्लाइमेट में रोज़ को ग्रो किया है। मैं अपने क्लाइमेट की बात कर सकता हूँ जहाँ पे मैं अपने प्लांट के सारी चीज़ें आपको समझा सकता हूँ, सारी चीज़ें क्लाइमेट के अकॉर्डिंग बता सकता हूँ। तो ये एक चीज़ है जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड तो आप प्लीज़ मुझे टेलीग्राम ग्रुप में कांटेक्ट कर सकते हो। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।